हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। प्रीवियस क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन ओवरव्यू के बारे में बात की थी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमें आज के टाइम की कौन कौन सी सुपर पावर्स निकल के आ रही हैं उनके ऊपर बात करनी है। और आज की क्लास का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो आज के क्लास में हम सबसे फर्स्ट अगर हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी पावर्स में, तो जो पावर निकल के आ रही है वो कौन सी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है EU। अगर हम इसके लोगों की बात करें, इसके फ्लैग की बात करें, तो ये इसका फ्लैग है। और इस फ्लैग के थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस एक्चुअल फ्लैग में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। टोटल इसमें स्टार्स की बात करें तो स्टार जो हैं वो गोल्डन कलर के हैं। कितने हैं? 12 हैं। और इसके साथ साथ ये फ्लैग है, वो भी किसका फ्लैग है? यूरोपियन यूनियन का ये फ्लैग है। और इसके साथ साथ इसमें हमें 12 स्टार्स देखने को मिलते हैं। अब ये 12 स्टार किस चीज़ को दिखाता है? तो ये दिखाता है सबसे फर्स्ट चीज़ इज़ यूनिटी। यूनिटी मतलब कि क्या होता है? एकता। और इसके साथ साथ कॉपरेशन, मेल मिलाप को दिखाता है। और इसके साथ साथ इसमें हमें पता चल गया कि कितने स्टार्स हैं, 12 स्टार्स हैं। और इसके साथ साथ मेन ये 12 स्टार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये इनके मेन एक तो कंप्लीटनेस, जिसको हम कह सकते हैं कि ये टोटल कंप्लीट हो चुका है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ इनकी जो यूनिटी है, किसकी यूनिटी? यूरोपियन नेशन की जो इसके मेंबर्स हैं उनकी यूनिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इनके कॉपरेशन को, कि जितने भी इनमें जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, वो इनके बीच में क्या है? कॉपरेशन है। तो इसमें एक तो 12 स्टार हमें पता चल गया। और जो ये 12 स्टार्स हैं ये सबसे पहली चीज़ किस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं? यूनिटी को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ दूसरी इनकी चीज़ है परफेक्शन। परफेक्शन मतलब कि ये कंप्लीट है। और इसके साथ साथ मेन एक और चीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीटनेस को, कि ये कंप्लीटनेस भी है, परफेक्शन भी है, इसके साथ इनके अंदर यूनिटी भी है। और इसके साथ साथ मेन ये क्या है? मेन ये एक फ्लैग है, वो भी किसका? यूरोपियन यूनियन का। तो यही आपसे इसमें पूछेगा कि ये किस चीज़ को यूरोपियन यूनियन का फ्लैग मेन रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बताना है ऑलमोस्ट इसमें 12 स्टार्स हैं। और इसके साथ ये 12 स्टार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि जो यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं या फिर मेन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनमें क्या हो, एक तो इनमें मेन यूनिटी क्रिएट है और इसके साथ कॉपरेशंस भी है, परफेक्शन भी है। और इसके साथ साथ परफेक्शन के साथ साथ और इसमें क्या है? कंप्लीटनेस और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है ये पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन का फ्लैग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने यूरोपीय यूनियन के टॉपिक को। सबसे इसमें जो सब टॉपिक निकल के आता है वो निकल के आता है यूरोपियन क्राइसिस। यूरोपियन क्राइसिस मतलब क्या कहता है? यूरोप के अंदर कई सारी क्या हुई थी? प्रॉब्लम हुई थी। अब ये प्रॉब्लम कब हुई? ये हुई थी भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अगर हम टाइम पीरियड के ऊपर बात करें तो 1939 से लेकर 1945 के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड कहते हैं। इसमें क्या कहता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड विल बी कॉज बाय द कंट्रीज ऑफ यूरोप। मतलब कि जो यूरोप की कंट्रीज थी, इन्हीं की वजह से क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो सबसे ज़्यादा ट्रबल या सबसे ज़्यादा जो परेशानी फेस की वो किसने की होगी? ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने। जो लड़ाई करेगा भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो वही फेस करेगा। तो यही कहता है ही हैड टू फेस द मोस्ट ट्रबल्स। दैट मीन्स यूरोपियन कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा क्या फेस की? प्रॉब्लम्स फेस की। वो भी किसकी वजह से? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज immense loss of wealth and people in this war। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इस वॉर में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की। वो भी किस चीज़ की प्रॉब्लम थी? मेन एक तो वेल्थ की। वेल्थ मतलब पैसा इनका सबसे ज़्यादा गया, रिसोर्सेज इनके बहुत ज़्यादा चले गए। और दूसरी चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है वो हो जाता है पीपल।
मतलब कि लोग। तो इस वॉर में सबसे ज़्यादा जो इनको लॉस हुआ वो किसका हुआ? पहला तो वेल्थ मतलब पैसे, और दूसरा आ जाता है लोग, कि लोग इसमें सबसे ज़्यादा मारे गए, और लोगों के साथ साथ जो कंट्री के रिसोर्सेज थे वो भी क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा? सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने यही देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कॉज माना जाता है वो किसको माना जाता है? यूरोपियन कंट्रीज़ को। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की वो किसने की? यूरोपियन कंट्रीज़ ने फेस की। और जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ वो किसका हुआ था? मेन एक तो वेल्थ का और दूसरा लोगों का। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अलॉन्ग विद द डिफीटेड नेशंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विक्टोरियस कंट्रीज बिकेम वेरी बैड। अब इसमें कहता है कि जो कंट्रीज हार गई थी, डिफीट हो गई थी, कहाँ पे डिफीट हो गई थी भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उनकी तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई, लेकिन साथ के साथ जिन कंट्रीज़ ने विक्ट्री अचीव की, मतलब जिन कंट्रीज़ ने मेन जो जीत गई, उन्होंने भी क्या किया? जो कंट्रीज जीत गई उन्होंने भी क्या किया? मेन कई सारी इकोनॉमिक कंडीशन को फेस किया। मतलब कि जो जीते कंट्रीज़ उनके यहाँ पे भी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई, और जो कंट्रीज़ हारी उनके यहाँ भी क्या हुई? इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई। तो इसमें यही कहता है कि जो कंट्रीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर लड़ी थी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई थी? ख़राब हो चुकी थी, चाहे वो विनिंग कंट्रीज़ मान लीजिए या फिर जो डिफीट हो गई थी, जो हार गई थी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू बी एन एंड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या हो गया? एंड हो गया। तो उसके एंड होने के बाद एक क्वेश्चन निकल के आया। भाई क्वेश्चन किस चीज़ का क्वेश्चन? क्या कहता है? मैनी ऑफ द यूरोपियन लीडर्स ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। अब जितने भी यूरोप के लीडर्स थे उनके बीच में ग्रैपल्ड मतलब क्या होता है? एक तरह से गुफ्तगू कह सकते हैं, क्वेश्चनिंग होने लगी। क्या क्वेश्चनिंग गुफ्तगू होने लगी इनके बीच में यूरोप को लेकर? तो इनका पहला क्वेश्चन क्या था? शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट ओल्ड राइवलरीज। मतलब कि इन्होंने ये क्वेश्चन इनके मन में था कि जब अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या? जो यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, उनके बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई वो कहाँ पे, किसके बीच में थी? यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में। तो क्या वो अपनी दुश्मनी को, पुरानी दुश्मनी को कंटिन्यू करेंगे या फिर उसको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो यही इनके बीच में मन था, या इनके बीच में क्वेश्चन था कि जितने भी लीडर्स थे वो इस चीज़ पे बहस कर रहे थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो अपने पुराने जो उनकी जो दुश्मनी थी उसको कंटिन्यू करके रखेंगी, उसको अलाउ करके रखेंगी, या फिर सेकेंड क्वेश्चन ये था रिकंस्ट्रक्टेड ऑन प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। दूसरा ऑप्शन ये था कि ये क्या करेंगे? फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ताकि ये क्या कर सके? मेन पॉजिटिव कंसेप्शन ला सके, वो भी किस चीज़ में? इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहला ये क्वेश्चन था कि वो ये सोच रहे थे कि क्या इनके बीच के जो दुश्मनी अब भी कंटिन्यू रहेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या फिर ये कई सारे ऐसे प्रिंसिपल या कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जिससे इनके इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अब क्या हुआ ये कि यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945। अब 1945 के बाद क्या हुआ? यूरोपीय जितने भी यूरोप की कंट्रीज थी इन्होंने क्या किया? इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया। मतलब कि इन्होंने सेकंड वाले ऑप्शन को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। तो ये क्या था? यूरोपियन क्राइसिस था या यूरोपियन प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें एक बार फिर से इसे रिकॉल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे फर्स्ट इसमें कहता है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई उसका मेन रीज़न कौन था? यूरोपियन कंट्रीज़ थी। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की वो भी किसने की? यूरोपियन कंट्रीज़ ने ही फेस की। और जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ वो भी किसको हुआ? यूरोपियन कंट्रीज़ को हुआ। और वो कौन कौन सी, मतलब किस चीज़ का लॉस हुआ? वेल्थ का और लोगों का। इसकी वजह से अगला इसमें क्या हुआ? अगला इसमें कहता है जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी किसकी? डिफीटेड नेशन की, और उसके साथ साथ विक्टोरियस मतलब जिनकी जीत हुई नेशंस की, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, दोनों की ही इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी?
खराब थी। जैसे कि एग्जांपल मैं बात करें, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तो इन सभी की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो क्या थी, खराब हो चुकी थी। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो उस टाइम पे कई सारे लीडर्स के बीच में क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था कि यूरोप जो कंट्रीज़ थी वो अपने पुरानी दुश्मनी को कंटिन्यू करके रखेंगी या फिर वो कई सारे ऐसे प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशंस को बनाएंगी जिससे इनके बीच के जो इंटरनेशनल रिलेशन जो पहले ख़राब थे वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अच्छे हो जाए। तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन को क्या किया, अडॉप्ट किया और यूरोप का इंटीग्रेशन हो गया, वो भी कब, आफ्टर 1945 के बाद। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।